नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। रूस ने आक्रमण किया यूक्रेन पर आज की सुबह और उसके बाद से एक एक करके जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद भयावह है। दुनिया क्या करती है इस पर निगाहें सबकी, लेकिन एक बार फिर एक सैंक्शन के तौर पर ही आप देख सकते हैं कि रूस पर बड़ी कार्रवाई के जो आसार दिख रहे हैं। कोई सैन्य कार्रवाई नहीं है इसमें। ये जो कार्रवाई है वो है ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट से अलग करने की बात की जा रही है। रूस ने अभी तक अपने खिलाफ जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उस पर किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया है। चुपचाप से पुतिन सब स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी सैन्य कार्रवाई जारी है। किसी भी तरह का रूस पर कोई असर दिख नहीं रहा है, लेकिन नेटो देशों में साझा कार्रवाई पर चर्चा जारी है। इस समय G7 की बैठक बुला ली है जो बाइडेन ने। बातचीत बहुत सारी हो रही है, लेकिन उसके बीच पलायन हो रहा है यूक्रेन से। यूक्रेन के राजदूत ने गुहार लगाई है भारत से और कहा है कि दुनिया में बहुत सारे नेता ऐसे हैं नहीं जिनकी बात पुतिन सुने, लेकिन उन्हें यह यकीन है कि पुतिन नरेंद्र मोदी की बात सुनेंगे, इसीलिए गुहार लगाई है उन्होंने। हम बार बार आपको बता रहे हैं एटीएम के बाहर की तस्वीरें, लोग सुपरमार्केट्स के बाहर अपनी लाइनें लगा रहे हैं और ये सारी तस्वीरें ये इशारा कर रही हैं कि अब लोग भी समझ गए हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं है। वो क्या करें भागने के अलावा। यूक्रेन ये नहीं कह रहा कि कोई सैन्य मदद करे। यूक्रेन बस ये कह रहा है कि किसी तरीके से रूस का यह आक्रमण बंद करवाया जाए, किसी तरीके से ये युद्ध बंद करवाया जाए। यूक्रेन ये भी कह रहा है कि वो मुकाबला कर रहा है, वो लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन जमीन पर जो स्थिति है उसके साथ गौरव सावंत जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता सीधे यूक्रेन से। गौरव बताएं, पलायन बड़े शहरों से हमें दिख रहा है, लेकिन जिस इलाके में आप हैं वहां क्या धमाके अभी भी सुनाई दे रहे हैं? धमाके कई सवेरे सुनाई दिए गए थे श्वेता, लेकिन इस समय तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, डर बहुत ज्यादा बढ़ गया है लोगों में। अगर आप देखें तो आसपास सारी दुकानें आज बंद है, सारी की सारी दुकानें। अगर आप यहां देखें, हर शटर यहां इस समय डाउन है। कुछ समय के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं, लेकिन अगर घरों से निकल रहे हैं तो क्यों, आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये बैंक के बाहर की कतारें हैं और बैंक के बाहर लंबी कतारें इस समय लग रही हैं क्योंकि लोग पैसा निकालना चाहते हैं। लोग पैसा इसलिए निकाल लेना चाहते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं कि अब आगे क्या होगा। हमने कई लोगों से बात करने का प्रयास भी किया, लेकिन एक भाषा की वजह से और दूसरा डर की वजह से लोग मीडिया से बात तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं लगातार बैंकों के आगे, यहां पर एटीएम के आगे लंबी कतारें लगती जा रही हैं, जहां लोग अब पैसा निकाल लेना चाहते हैं और सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहते हैं। इसी हाईवे पर अब से थोड़ी ही देर पहले बहुत बड़ी संख्या में ट्रक निकले थे, यहां के यूक्रेन की सेना के ट्रक। यहां से जो कॉन्वॉयज हैं वो सीधा जो डोनेट्स्क की सीमा है वहां पर ये कॉन्वॉयज जा रहे हैं। वहां पर बड़ी संख्या में अब खबर ये आ रही है कि रूस की सेना की तरफ से लुहांस्क के इलाके में 2 नए प्रांतों में घुसने का प्रयास किया गया है और वहां पर पिच बैटल्स चल रही हैं। रूस की जो मीडिया है वो तो ये दावा कर रही है कि उन्होंने 2 प्रांतों पर अपना कब्जा भी कर लिया है, लेकिन उसकी औपचारिक पुष्टि यहां जमीन पर नहीं है। हम लोगों से बात करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कई बार भाषा की वजह से वो बात कर नहीं पाते, लेकिन हम कोशिश करते हैं। सर, कैन वी टॉक टू यू? कैन वी टॉक टू यू अबाउट द सिचुएशन हियर? एक भाषा की ये समस्या आती है लोगों के साथ कि अंग्रेजी भाषा या रूसी भाषा के अलावा या यूक्रेनियन भाषा के अलावा वो बात नहीं कर पाते। गौरव सावंत वहां के हालात आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं एटीएम के बाहर इतनी लंबी कतारें हैं, और एटीएम के बाहर क्यों? ताकि लोग चाहते हैं कि जो पैसे हैं उसे लेकर कहीं किसी महफूज जगह तक वो पहुंच तो सकें। लेकिन अभी जिस तरीके से पल पल बदल रहे हैं हालात, उसमें सवाल ये उठना लाजमी है। अभी यूक्रेन के जो राजदूत का सवाल उठाया और जो उन्होंने गुहार लगाई है, उसके लिए क्या बहुत देर हो चुकी है एम्बेसडर डोगरा? क्या वाकई सुनेंगे पुतिन प्रधानमंत्री मोदी की बात? देखिए, डिप्लोमेसी में देर की बात नहीं होती। हाँ। डिप्लोमेसी युद्ध के दौरान, युद्ध के बाद, युद्ध से पहले, हर टाइम उसका एक महत्व होता है और उसका एक शायद इशारा सफल भी हो सकता है। हाँ। कई बार ऐसे हुआ है कि देखिए, क्लिंटन ने जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो मध्यस्थता की थी और सक्सेसफुल हुई थी। तो ये कहना कि अब देर हो गई है वो ठीक नहीं है। मतलब बात करने से असर हो सकता है? असर हो सकता है, पर 2-3 चीजें हैं जो यूक्रेन के राजदूत ने कही, उसकी तरफ
कमेंट करना जरूरी है। पहला तो ये है कि सिचुएशन अभी इतनी डेस्परेट हो गई है कि उसको कहा गया कि भाई अमेरिका वगैरह ने तो कोशिश कर ली, अब कुछ नहीं हुआ, अब आप भारत की तरफ से करवा दो। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान, जिसको ये इतना सैन्य सामान बेचते रहे हाल के सालों में, हाल के दिनों में, असलियत देख ली। उनका इमरान खान तो मॉस्को में बैठा हुआ है, तो वो उन्होंने इस्लामाबाद में क्यों नहीं है दुहाई मचाई? में ना कि T-80 T-90 मिल जाएगा, अब रूस के साथ जाएंगे तो, लेकिन रूस भी समझता है कि किससे फायदा किससे नुकसान है। जनरल मलिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल मलिक, अगर यूक्रेन के राजदूत भारत में ये कहते हैं कि बीच बचाव किया जाए, या यहां से भी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से ये अपील करते हैं कि युद्ध को रोक दिया जाए, वो किसी सैन्य मदद की बात नहीं कर रहे हैं, हम कैसे समझे इसे? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत बाकी देशों के साथ में यही चाहता है कि यहाँ पर शांति बने रहे। जो अगर लड़ाई हो रही है तो वो किसी के भी हित में नहीं है, हमारे भी हित में नहीं है। लेकिन जो भी हम फैसला करेंगे, भारत जो फैसला करेगा उसको अपना हित सोच के करना पड़ेगा, अपनी नेशनल इंटरेस्ट में करना पड़ेगा। और उसको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे रूस के साथ में कैसे रिश्ते हैं, और साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि यूक्रेन में हमारा क्या इंटरेस्ट है, खासकर जो आजकल स्टूडेंट्स और बाकी लोग फंसे हुए हैं उनको भी देखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें सोच समझ के ही हम लोग जो कदम आगे उठाएंगे, चाहे वो शांति का जहां पर भी हो। एक और बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का कितना इन्फ्लुएंस चलेगा इस बात के ऊपर रूस के साथ में, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ में बातचीत करने का। क्योंकि इस वक्त जो बातचीत चल रही है वो ईस्ट और वेस्ट दोनों की तरफ से चल रही है, और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी कोशिश की है, वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर शांति हो। तो मुझे शक लगता है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट बात भी की तो उसका कोई बड़ा असर निकलेगा। पर एक बात और है कि अभी तक कोई यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात नहीं करता है। क्यों नहीं ये बात यूनाइटेड नेशन में पूरी उठाई जाए? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक इमरजेंसी मीटिंग होनी चाहिए, और उसके बीच में जो बाकी सारे देश हैं उनको मिलकर कुछ अपनी तरफ से भी बताना चाहिए। सब चाहते हैं कि यहाँ पर शांति रहे, लेकिन रूस की जो बात है उसको सुनने के लिए भी लोगों को तैयार रहना चाहिए कि वो क्या मांगते हैं और किस हद तक वो बात उनकी मानी जा सकती है। जी जल्द देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अगर हमारे पुतिन से बात करते हैं, प्रेसिडेंट पुतिन से, तो मैं यूक्रेनियन एम्बेसडर से एक सवाल करना चाहता हूं कि आप इंडिया को क्या दे रहे हो जो टेबल पर रखा जाए? आखिर पुतिन को इन्फ्लुएंस करने के लिए सिर्फ भारत की मित्रता नहीं इस टाइम पर काम आएगी। प्रेसिडेंट पुतिन को प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन की तरफ से टेबल पर क्या लेकर जाते हैं वो सबसे अहमियत है। क्या ऑफर में क्या है, मतलब आप यूक्रेन से क्या दिलवाएंगे? इसमें मध्यस्थता कर सकते हैं भारत, जैसे कल हमने इस पे चर्चा की थी और मैंने कहा था कि भारत को इनिशिएटिव लेना चाहिए था। भारत एक बनाना रिपब्लिक नहीं है, भारत एक बहुत मजबूत मुल्क है और भारत के बहुत पुराने संबंध है, तो हमें इसको यूज करना चाहिए था। हम शायद देर जरूर हो गए, लेकिन जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे हैं इसमें देरी नहीं है। लेकिन यूक्रेन टेबल पर भारत को क्या देता है ले जाने के लिए? क्या यूक्रेन ये मानता है कि अगर भारत इस मध्यस्थता में पड़ता है तो यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनेगा? क्या यूक्रेन एंटी रशिया कोई प्रोपेगेंडा नहीं करेगा? क्या यूक्रेन और रशिया के संबंध आगे जिस तरह से रशिया चाह रहा है वैसे होंगे? ये सब अगर आप मंजूर है तो मैं समझता हूं प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो बिल्कुल, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इसमें इंटरवीन कर सकते हैं और भारत के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। एक और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, प्रेस की तरफ से जो लिखा गया है, एम्बेसडर को कोट करते हुए, यूक्रेन के एम्बेसडर को कोट करते हुए, वी आर होपिंग फॉर मच मोर सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, वी आर डीपली डिससैटिस्फाइड विद द इंडियन पोजीशन, वी आर प्लीडिंग फॉर स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑफ इंडिया। सो राजदूत ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि हम खुश नहीं हैं इंडिया के पोजीशन से,
सो जरा सा इसमें ये गलत गलत है, उसने क्योंकि जब मुश्किलों का समय आता है तब आप अगर पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं तो इस समय में आप भारत से सिर्फ एक कि आप व्यक्तिगत तौर पर आप चले जाइए और बात कर लीजिए, ये नहीं हो सकता। और वाकई भारत को भी आपको कोई बात ऐसी देनी होगी। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा भी हमारे साथ हैं। जनरल शर्मा, भारत को भी यूक्रेन की तरफ से कोई बात बतानी होगी कि चलिए हम इस चीज के लिए तैयार हैं, आप पुतिन से बात कर लीजिए। अगर वाकई ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये बात वो सुनेंगे तो सुनेंगे क्या? सिर्फ ये थोड़ी कि अरे यार झगड़ा छोड़ो, ऐसे तो कूटनीति में बातें होती नहीं है। थैंक यू श्वेता। मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले अगर 8 महीने में देखें तो प्रेसिडेंट बाइडेन और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लवरोव और CIA डायरेक्टर और 7-8 महीने से लगातार बातचीत चल रही थी। इतनी बातचीत है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन 6 घंटे तक रिसेंटली प्रेसिडेंट पुतिन से बात करके आए। और फ्रांस एक छोटी मोटी कंट्री नहीं है, वो P5 का मेंबर है। इसके अलावा जर्मन चांसलर भी वहां गए, उनसे बातचीत करके आए। ये मौका जबकि आज ही प्रेसिडेंट पुतिन ने वॉर का डिक्लेयर किया है, हमको इस वक्त इन्वॉल्व होने में कोई फायदा नहीं होगा। बिकॉज हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? ये मैं नहीं कहूंगा कि हमारी आवाज इंपॉर्टेंट नहीं है या प्रधानमंत्री की आवाज इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 8 महीने की आप क्रम श्रृंखला दिखें और ये क्रम श्रृंखला हाल में लास्ट 2-3 दिनों तक दिखें तो उसमें इतना बात फैल चुकी है कि और प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो हर चीज को सोच विचार के करते हैं। उन्होंने हर चीज को एंड स्टेट सोचा हुआ, क्या मैं करना चाहता हूं, पॉलिटिकली क्या करना चाहता हूं, मिलिटरीली क्या करना चाहता हूं, और वो अचीव करना एसेंशियल है। अगर वो आधे में छोड़ देंगे तो उनका अपनी एक उनकी प्रेस्टीज में नुकसान पहुंचेगा। तो ये वक्त नहीं है इंडिया को इन्वॉल्व होने का। इस इंडिया को इन्वॉल्व होने का वक्त आएगा, उसका समय आएगा। आज ये समय नहीं है कि हम टेलीफोन उठा के बात करें कि आप मेरी बहुत रसूख है और हमारी बात सुने। आई थिंक ये समय इस वक्त उचित नहीं है। और अगर आप देखें युद्ध किस हिसाब से उन्होंने किया है, अभी तक पूरा डिटेल मालूम नहीं है, डिटेल मालूम होगा थोड़े दिनों में। पर मैं कहना चाहूंगा उड़ीसा पोर्ट में, ब्लैक सी में, मैरियोपोल पोर्ट में और खरीव में और चारों तरफ से उन्होंने इंग्रेस करने की कोशिश की है और मिसाइल साइबर अटैक वगैरह। तो ये कहना कि हमारा फोन उठाने से ये जब इतनी फौज का जमावड़ा हुआ है और 8-10 जगह से कांटेक्ट किया वो हट जाएंगे वहां से। जनरल शर्मा, एक और चीज समझाइए कि जब इस तरह की डिप्लॉयमेंट होती है दुनिया की तरफ से, एक बात अगर की जाए, देखिए जो चेतावनी वाली डिप्लॉयमेंट होती है और जो वाकई अटैक वाली डिप्लॉयमेंट होती है, उनमें फर्क होता है और दुनिया के बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स इसे समझ सकते थे। तो एक कोर्शन होती है, जैसे हमने वो पराक्रम में किया था 2001 में, हमने एक कोर्शन किया था, हमने अपनी फौज 10 महीने बॉर्डर में बिठाई रही, वो कोर्शन है। आज जो चाइना हमारे बॉर्डर पे कर रहा है वो एक कोर्शन कर रहा है, वो कोर्सिव टेक्निक है। या जो साउथ चाइना में करता है वो कोर्शन है। पर एक युद्ध है आज की तारीख में, जब कीव में मिसाइल्स लॉन्च हो चुकी हैं और वहां पे मिसाइल्स फटी है और कई जगह से ऐसी खबरें आई हैं, तो वो ये कोर्शन के बाद हो चुका है, ये नेक्स्ट स्टेप है। ये एक, जैसे जनरल मलिक ने बोला, एक रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। वो रेड लाइन का समय कल तक था, आज वो रेड लाइन का समय नहीं है, आज समय कुछ और है। और ये उन्होंने सोचा, मैं न्यू नाजीज्म क्यों बोला, कल प्रेसिडेंट पुतिन ने बोला मैं न्यू नाजीज को हटाऊंगा कंट्री से, न्यू नाजीज को। तो पिछले 5-7 साल में यूक्रेन से भी जो नाजीज हैं, एक नाजी रेजिमेंट है, उनकी एक रेजिमेंट का नाम नाजी रेजिमेंट है जो मैरियोपोल पोर्ट में डिप्लॉयड है। तो ये उनकी तरफ से भी जो उनके बहुत राइटिस्ट एलिमेंट है वो काफी फालतू की बातें करते हैं। तो हमको इस वक्त किसी की साइड लेने की आवश्यकता नहीं है, हमको इस वक्त तटस्थ रहने की आवश्यकता है। हमको क्रिटिसिज्म आएगा, उन 2014 में भी लोगों ने हमको क्रिटिसाइज किया था कि क्रीमिया के टाइम पे आपने कुछ नहीं किया, पर हम लोगों ने सोच विचार कर पॉलिसी बनानी है, ये किसी भावना में बह के पॉलिसी नहीं बनानी। देखिए जिस तरह से रशियन फोर्सेस पॉइज्ड थी, एक फोर्सेस होती है जैसे हम ऑप पराक्रम में गए थे और पूरी लड़ाई की तैयारी से गए थे, लेकिन उसके बाद कुछ जैसे लगा कि लड़ाई नहीं होगी, वो एनवायरमेंट था। लेकिन जैसे रशियन फोर्सेस पॉइज्ड थी, जैसे लॉजिस्टिक बिल्डअप चल रहा था,
जैसे उनकी मेडिकल फैसिलिटीज तक, उनकी रिपेयर फैसिलिटीज तक, अगर उस पूरे उसको देखें तो पूरा था कि लड़ाई लड़ेगा रशिया अगर यूक्रेन टाइम से बैकआउट नहीं करेगा। यूक्रेन जो है बिल्कुल नाटो, ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट पर था पूरा का पूरा। अगर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट टाइम से बैकआउट करते, नाटो में नहीं मिलेंगे, यूक्रेन सीआईएस कंट्रीज की जो ओवरऑल एग्रीमेंट थी, अगर आप सीआईएस कंट्रीज की 1991 में जो एग्रीमेंट थी उसके तहत चले तो नाटो को कहीं भी नजदीक नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से कुछ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट डिप्लोमेसी करता तो शायद ये वॉर टल सकती थी, वरना रशिया जिस तरह से वॉर ड्रिल्स कर रहा था, रशिया जिस तरह से अपना लॉजिस्टिक बिल्डअप कर रहा था, इमेजिन उन्होंने ब्लड डोनेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स, सब कुछ उसने ऐसा प्रिपेयर किया जो कि आम आप अभ्यास के दौरान नहीं करते, मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान इतना बड़ा प्रिपरेशन नहीं करते। तो वो लड़ाई के लिए पॉइज था और वो इसके फील भी कर रहा था कि क्या नाटो मूव करेगा, क्या नाटो कोई डिप्लॉयमेंट करेगा। नाटो बिल्कुल न्यूट्रल एक तरह से डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देता रहा। उसने पूरा 2 महीने सबको, पूरी दुनिया को उछाल खिताब करके 90% लड़ाई तो वो लड़ चुका है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मिलिट्री वॉरफेयर, इसका मतलब कि भाई डिप्रेस करना दूसरे कंट्री के लोगों को, 90% वो अपना काम कर चुका है। 10% है अब उसमें, अगर यूक्रेनियन पॉपुलेशन, जो मैं कह रहा हूं, अगर पॉपुलेशन को हार्म हुआ, अगर पॉपुलेशन राइज हुई तो फिर जैसे सोवियत यूनियन से ज्यादा कोई नहीं जानता। आखिर पूरे सीज के बाद लोग सेंट पीटर्सबर्ग में भी तो लड़े थे। जीत या हार क्या पुतिन का नुकसान होगा, रुतबे का? बिल्कुल, अगर किसी किस्म का होगा तो रुतबे का नुकसान होगा, और बैकआउट करेगा तो रुतबे का नुकसान होगा। पुतिन कभी बैकआउट नहीं करता। ये एक्चुअली जहां लोग, हम जैसे लोगों ने भी गलती की है, पुतिन जो एक बार अपने नेशन से बात करता है, अगर आप उसका कभी भी जो एड्रेस टू द नेशन, जो एनुअल एड्रेस करता है, वो क्वेश्चन आंसर्स करता है, उसमें जो पुतिन बोलता है वो करता है। उसमें दुनिया क्या सोचती है, किसका क्या ओपिनियन है, वो बॉदर नहीं करता। रशियन एक बेसिक रशियन फैक्ट है, रशियन फेस लूज नहीं करता, और पुतिन उन हार्डकोर रशियंस में से है जो बाकी सब जा सकता है लेकिन फेस लूज नहीं करेगा। अम्बेसडर डोगरा, पुतिन एक ऐसे नेता हैं जो दुनिया के किसी कोने में कोई व्यक्ति उनसे नहीं भी मिला हो तो प्रभावित रहता है। व्लादिमीर पुतिन से प्रभावित रहता है, लगता है कि वर्ल्ड लीडर हो तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या इस एक आक्रमण से पुतिन को थोड़ा सा, एक उनका जो रेप्यूटेशन है, एक जो दुनिया भर में लोग उस हिसाब से पसंद करते थे, क्योंकि बहुत समझ में नहीं आ रही है ये बात कई लोगों को समझ में ना आए, हालांकि वो इसके परवाह भी नहीं करते होंगे। पुतिन जो है दुनिया के सबसे सुलझे हुए नेताओं में, और आजकल जरा सुलझे हुए नेताओं की कमी है दुनिया में, क्योंकि कभी ट्रंप थे और कभी टर्की के एर्दोआन हैं जो इधर उधर धमकियां देते रहते हैं हर दूसरे दिन, और कभी इमरान खान है। सो इस सब बैकग्राउंड में पुतिन जो है गिने चुने नेताओं में है जो सुलझे हुए हैं, जो 10 कदम आगे सोचते हैं और उसके बाद कदम उठाते हैं। इसमें भी उन्होंने बहुत वार्निंग दी थी वेस्ट को, नेटो के लीडरशिप को, कि भाई आपने जब सोवियत यूनियन का डिवीजन हुआ था, आपने हमें आश्वासन दिया था, लिखित में ना हो पर ओरल जो मौके आश्वासन दिया था कि हम रूस की तरफ आगे नहीं बढ़ाएंगे अपने नेटो की सरहदों को। तो अब तो आप आके यूक्रेन में बैठना चाहते हो, आपका एग्रीमेंट ना हुआ हो पर आपकी इंटेंशन तो सारी वही है। तो जब उन्होंने इसकी सुनी नहीं, बिल्कुल नहीं सुनी, और लग ये रहा था कि किसी ना किसी तरह वो यूक्रेन को एक सैन्य शक्ति में ऐसी स्थिति ला देंगे कि रूस के लिए खतरा बन जाए, तो तब उनके पास और कोई चारा नहीं। जगह ट्रंप होते आज तो कुछ अलग तस्वीर होती। ट्रंप तो अमेरिकन कहते हैं कि वो बिके हुए थे रूस पर। अब सच है या झूठ है वो अलग बात है, पर ट्रंप सर्टनली उनको सॉफ्ट कॉर्नर था रशिया की तरफ और पुतिन की तरफ, और बल्कि लोग ये भी कहते थे वो पुतिन से जरा से घबराते थे। तो इस स्थिति में नहीं आते। आपका सवाल बड़ा इंटेलिजेंट है, बहुत सटीक है। देखिए, अगर मैं ये सिर्फ बाइडेन पे नहीं, ओबामा और ट्रंप दोनों को अपॉर्चुनिटी मिली ना कुछ भी करने के लिए। अखबाजिया कल भी बात कर रहे थे, साउथ ओसेशिया वो भी तो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किए थे, और उसके बाद क्रीमिया। किसी भी स्टैंड अमेरिका ने अब तक रशिया के खिलाफ कोई भी पोर्टेंट स्टेप नहीं लिया है एक्सेप्ट
सिर्फ जो है सैंक्शंस के सिवाय। और ट्रंप के टाइम तो जो सैंक्शंस थी उनको मॉनिटर भी नहीं किया गया। तो ट्रंप तो कोई वो बात यह है कि बाइडेन जो है मेरे ख्याल में साइलेंट नेचर है, जैसे क्वाइट नेचर है, पर बहुत असर्टिव है, जो बोलेंगे वो भी करेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला था सैंक्शंस होंगी, अभी देखना नेक्स्ट सैंक्शंस भी आएंगी। पर यह है कि बाइडेन किसी भी स्टेज पर मेरे ख्याल में अमेरिकन ट्रूप्स को ग्राउंड पर नहीं उतारना चाहते। वो अब और अमेरिका का फाइनेंशियल और ह्यूमन लॉस नहीं करना चाहते। आई थिंक ये एक उनमें डिफरेंस है। इसमें सिर्फ मैं एक और ऐड करूंगा बाइडेन के बारे में। हमको इतना पता हो या ना पता हो, पर जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे तो एक डिफेंस सेक्रेटरी थे, उनका नाम था रॉबर्ट गेट्स। उन्होंने अभी हाल में लिखा कि मैं बाइडेन को 40 साल से जानता हूं और पिछले 40 साल में ना फॉरेन पॉलिसी में ना नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में इन्होंने कोई ठीक कदम उठाया। तो मतलब उनके साथी, उनके कोलीग जो हैं, उनको बाइडेन के ऊपर विश्वास नहीं। और जो बाइडेन ने पिछले 2-3 महीने में, पहले अगस्त 15 को जो अफगानिस्तान में किया, उसमें तो सारे ही उनकी बुराई करते हैं। और अब पिछले 2-3 महीने में जो यूक्रेन में कर रहे हैं, पहले कहा कि हाँ अगर रूस थोड़ा सा निबल कर ले, मतलब थोड़ा इधर ले ले थोड़ा उधर ले ले, तो हमको कोई एतराज नहीं। ऐसी तो स्टेटमेंट सुने नहीं आज तक। नहीं, वाकई। और देखिए, इसीलिए ये जो तस्वीरें आज आपके सामने हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि अगर वाकई रूस की तरफ से आगे बढ़ा जा रहा था, डिप्लॉयमेंट्स हो रहे थे और एक हमला सामने था, ऐसा नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बातें बदली हो, उनके बयान कभी नहीं बदले, वो एक ही चीज पर हमेशा हमेशा कायम रहे। लेकिन सबने सोचा कि अभी नहीं, शायद आगे, शायद आगे, शायद कभी नहीं। और देखिए, उससे पहले ही ये दिन आ गया जब इस तरह के मिसाइल हमलों की तस्वीरें यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं और वहां से पलायन करते हुए लोग बड़ी संख्या में आपको नजर आ रहे हैं। युद्ध छिड़ चुका है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ चुका है। अब दुनिया क्या रुख लेती है? अभी भी केवल धमकियां आ रही हैं, स्विफ्ट से बाहर कर दिया जाएगा, जो प्रतिबंध है उन्हें और कड़ाई से लागू किया जाए। रूस को इन प्रतिबंधों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसने इस आक्रमण को करके दिखा दिया है। जो धमकियां कल थी, उसके बाद भी अगर आक्रमण हुआ तो फिर यह हमला तो होना ही था। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।